हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे ऑन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमें डिफाइन करना है। तो आंसर है probability of an event is defined as the ratio of the number of cases favoring the event or the number of ways in which the event can occur to the total number of equally likely ways or cases। और जो probability है किसी event का वो जो है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, वो केसेस जो कि फेवर में है इवेंट के, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज के बराबर होता है। टोटल नंबर ऑफ वेज के बराबर होता है। That is, probability of an event is equal to number of ways in which an event can occur to the total number of equally likely ways। यानी कि जो probability है किसी event का वो जो है number of ways जिसमें event होता है divided by total number of equally likely ways के बराबर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टेट द थ्योरम ऑफ कंपोजिट प्रोबेबिलिटी। कंपोजिट प्रोबेबिलिटी का थ्योरम जो है वो क्या है? तो आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंपोजिट इवेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इस थ्योरम के मुताबिक एक कंपोजिट इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बराबर होता है। Let P1 and P2 be the probabilities of two individual and independent events, then the probability of the composite event, that is both individual events occur simultaneously, is given by। हम सपोज करते हैं P1 जो है एक इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी है और P2 जो है एक दूसरा इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो जो कंपोजिट इवेंट का प्रोबेबिलिटी होगा, ये दोनों इंडिविजुअल इवेंट्स जब साइमल्टेनियसली होता है तो उसको हम कंपोजिट इवेंट कहेंगे। उसकी प्रोबेबिलिटी को हम P से डिनोट करेंगे और जो इंडिविजुअल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। और यही है हमारा कंपोजिट प्रोबेबिलिटी थ्योरम। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या है? आंसर If an event occurs, probability of an event is 1. On the other hand, if an event does not happen, probability of the event is 0. अगर event होता है तो उसकी probability जो है वो 1 है और अगर event नहीं होता है तो उसकी probability जो है वो 0 है। Thus the range of probability of an event is from 0 to 1. तो जो probability का range है वो हुआ 0 से लेके 1 तक। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है What is the meaning of the principle of equal a priori probability? Equal a priori probability principle का मतलब क्या है? आंसर है By priori we mean something which exists in our mind prior to its actual occurrence and independent of our experience. Priori का मतलब होता है कोई चीज़ जो हमारे दिमाग में occur होने से पहले exist होता है। The principle of assuming equal probabilities for like events is called principle of equal a priori probability। और वो principle जिसमें equal probabilities होता है, जिसमें हम assume करते हैं, priori का मतलब ही assume करना होता है, तो वो principle जिसमें हम assume करते हैं कि जो probabilities है लाइक इवेंट्स का वो इक्वल है, उसको हम प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी कहेंगे। सपोज हमारे पास 2 कंपार्टमेंट होगा और हमें जो है एक कॉइन को इन दोनों कंपार्टमेंट में थ्रो करना है। जब ये दोनों कंपार्टमेंट का साइज इक्वल होगा, जैसे कि एक सेल है, तो जो प्रोबेबिलिटी है दोनों में से किसी भी सेल में जाने का वो इक्वल होता है। लेकिन जब साइज दोनों का बराबर नहीं होगा, कंपार्टमेंट का साइज जो है वो अनइक्वल होगा, हमने पहले किया था, तब इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैक्रोस्टेट। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैक्रोस्टेट का मतलब क्या है?
आंसर है द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन अ गिवन मैक्रोस्टेट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है किसी दी गई मैक्रोस्टेट में, उसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का मतलब है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेवंथ। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है What do you understand by most probable macrostate? Most probable macrostate का मतलब क्या है? आंसर है The macrostate which has the maximum probability of occurrence is called most probable macrostate. वो macrostate जिसका जो probability of occurrence है वो maximum है, उसको हम कहते हैं most probable macrostate. Most means सबसे ज़्यादा, probable means probability, मैक्रोस्टेट। ठीक है, वो मैक्रोस्टेट जिसके होने के जो चांसेस है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। क्वेश्चन नंबर 10 है What is the purpose of dividing phase space into cells? जो phase space है उसको हम cells में क्यों divide करते हैं? तो आंसर है The purpose of dividing phase space into cells is to study the distribution of particles of a dynamical system among various compartments and cell. हम phase space को cell में इसलिए divide करते हैं ताकि हम study कर सके कि जो particle है वो कैसे distribute हुआ है compartments और cells में of different system. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11 What is the minimum size of a phase space cell in classical and quantum mechanical system? क्वेश्चन है कि जो मिनिमम साइज है phase space cell का वो क्या होता है क्लासिकल सिस्टम में और क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में। तो आंसर है क्लासिकली volume enclosed by a cell in a phase space is h naught cube, which may even approach to zero. In quantum mechanics, the minimum size of a phase space cell is h cube, where h is Planck's constant. Classically जो है एक phase space का cell का volume जो है वो होता है h naught cube, और वो जो है ज़ीरो को भी अप्रोच कर सकता है, यानी कि उसका वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स है उधर जो फेस स्पेस सेल का मिनिमम वॉल्यूम है वो है एच क्यूब, जहाँ पे एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स ऑन अ सिस्टम। कॉन्स्टेंट्स का क्या इफेक्ट होता है सिस्टम पे? तो आंसर है Certain conditions which must be obeyed by the system are called constraints. कुछ conditions है जिसको सिस्टम को जो है ओबे करना है और उन conditions को हम कहते हैं constraints. For example, suppose 4 distinguishable particles are to be distributed in 2 identical compartments of a box. हम consider करते हैं हमारे पास 4 distinguishable particles है A, B, C, D करके, और उसको हमें 2 बॉक्स में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, और दोनों बॉक्स का जो साइज है वो इक्वल है, 2 कंपार्टमेंट्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन द कंडीशन विच मस्ट बी ओबेड दैट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स शुड बी इक्वल टू 4। तो कौन सा कंडीशन ओबे होगा? जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है दोनों कंपार्टमेंट में वो 4 होगा, क्योंकि हमने जो है 4 पार्टिकल्स को डिवाइड किया है तो 4 ही पार्टिकल्स आएगा। जब हम टोटल सम करेंगे दोनों कंपार्टमेंट में जो पार्टिकल है 4 से ज़्यादा या 4 से कम जो है वो नहीं आएगा। Thus the possible macrostate are 4,0, 0,4, 3,1, 1,3 and 2,2। और जो पॉसिबल मैक्रोस्टेट है वो यहाँ पे दिया है, और वो है सबसे पहला मैक्रोस्टेट है जो पहला कंपार्टमेंट है उसमें 4 पार्टिकल्स होगा और दूसरा कंपार्टमेंट है उसमें 0 पार्टिकल होगा, या पहले कंपार्टमेंट में 0 पार्टिकल होगा,
दूसरे कंपार्टमेंट में 4 पार्टिकल होगा, या पहले कंपार्टमेंट में 3 पार्टिकल्स, दूसरे में 1, या पहले में 1 पार्टिकल और दूसरे में 3 पार्टिकल, या पहले में 2 पार्टिकल और दूसरे में 2 पार्टिकल जो है वो हो सकता है। These macro states are known as accessible macro state, और इन macro states को हम accessible macro states कहते हैं। However, the macro state like 1,2, 3,2 are not allowed under given constraint, लेकिन जो macro state 1,2 जो है वो नहीं हो सकता है, यानी कि पहले कंपार्टमेंट में 1 पार्टिकल है और दूसरे कंपार्टमेंट में 2 पार्टिकल है। टोटल हुआ 3, लेकिन हमने जो है 4 पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो 3 पार्टिकल है, 1 पार्टिकल गायब है, तो ये कंडीशन जो है वो नहीं हो सकता। या पहले कंपार्टमेंट में 3 पार्टिकल है और दूसरे कंपार्टमेंट में 2 पार्टिकल है, टोटल हुआ 5, लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 4 पार्टिकल को, 1 एक्स्ट्रा पार्टिकल है, पता नहीं वो कहाँ से आया है, तो ये कंडीशन भी जो है वो नहीं हो सकता। तो ये जो कंडीशन है वो गिवन कॉन्स्टेंट विच इज दोनों पार्टिकल का सम जो है वो 4 होना चाहिए, वो फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये मैक्रो स्टेट्स जो है वो नहीं होगा। These macro states are called inaccessible macro states, और इन macro states को जो है हम inaccessible macro states कहते हैं। Therefore, constraints on a system determines the number of accessible and inaccessible macro states। तो जो constraint है सिस्टम में वो हमें accessible कितने number of accessible macro states है और कितने number of inaccessible मैक्रो स्टेट्स है उसको डिटरमाइन करता है। ये हमने किया था क्वेश्चन नंबर 11। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। Why is the choice of cell size immaterial as far as classical statistics is concerned? जो सेल का चॉइस है, सेल के साइज का चॉइस है, वो इमटेरियल होता है जब हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को कंसिडर करते हैं, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसा क्यों होता है वो हमारा क्वेश्चन है। आंसर है द साइज ऑफ अ सेल इन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स कैन बी एज स्मॉल एज वी प्लीज बिकॉज इन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है उधर हम सेल के साइज को अपने मर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो स्मॉल कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में है। This is because the position and momentum of particle can be specified to any degree of accuracy and hence particle can be represented as a point। और ये इसलिए है क्योंकि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में हम मोमेंटम और पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है कि हम जो है सेल के साइज को कुछ भी चूज कर सकते हैं क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में हम मोमेंटम और पोजीशन को एनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन व्हाट इज फेज स्पेस। फेज स्पेस क्या है, और एक्सप्लेन द टर्म्स पोजीशन स्पेस, मोमेंटम स्पेस एंड फेज स्पेस। या हमें एक्सप्लेन करना है पोजीशन स्पेस क्या है, मोमेंटम स्पेस क्या है या फेज स्पेस क्या है। तो आंसर है द 3 डायमेंशनल स्पेस इन विच लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x, y, z इज नॉन एज अ पोजीशन स्पेस। जो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, जो 3D होता है, जिसमें हम किसी पार्टिकल के पोजीशन के बारे में, लोकेशन के बारे में एक्यूरेटली पता कर सकते हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x, y, z का यूज़ करके, उसको हम कहते हैं पोजीशन स्पेस। द 3 डायमेंशनल स्पेस इन विच द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाय 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स px, py, pz इज नॉन एज मोमेंटम स्पेस। और 3 डायमेंशनल स्पेस जिसमें हम मोमेंटम जो है पार्टिकल का उसको एक्यूरेटली पता कर सकते हैं मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स px, py, pz का यूज़ करके, उसको हम कहेंगे मोमेंटम स्पेस। कॉम्बिनेशन ऑफ द पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस इज नॉन एज फेज स्पेस। और जो कॉम्बिनेशन है मोमेंटम स्पेस और पोजीशन स्पेस का, उसको हम
फेस स्पेस कहेंगे और वो होता है 6 डायमेंशनल और उसमें हमें 6 कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करना होगा जो कि है एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड। और यहाँ पे ये जितने भी कोऑर्डिनेट्स है वो एक्सिस पे होगा जो कि एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोस आइंस्टाइन एंड फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स और कंपेयर बोस आइंस्टाइन एंड फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। जो बोस आइंस्टाइन और फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स है उसमें क्या डिफरेंस है, तो आंसर है Bose-Einstein statistics, each cell of phase space can have any number of particles. Bose-Einstein statistics में एक सेल में जो है कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल या तीन से ज़्यादा पार्टिकल, कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो हो सकता है। Fermi direct statistics, each cell of phase space cannot have more than one particle. Fermi direct statistics में एक सेल में एक ही पार्टिकल होगा, एक से ज़्यादा पार्टिकल नहीं होगा, या तो सेल एम्प्टी होगा या उसमें एक पार्टिकल होगा और उसको हम कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नंबर सेकंड है, सेकंड डिफरेंस है, the particles obeying Bose-Einstein statistics are indistinguishable, having zero or integral spin and are called bosons. और पार्टिकल जो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करता है उसे हम कहते हैं बोसॉन्स, जिसका स्पिन जो है ज़ीरो होगा या इंटीजर होगा एंड वो जो है इनडिस्टिंग्विशेबल होगा, पार्टिकल्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। Fermi direct statistics में the particles obeying Fermi direct statistics are indistinguishable, having half integral spin and are called fermions. Fermi direct statistics को जो है वो fermions obey करेगा और fermions का जो है half integral spin होगा, यानी कि integer divided by 2 और वो भी जो है indistinguishable होगा। तो ये जो है डिफरेंस है बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।